Hello students, today we are going to discuss the second part of the photosynthesis, that is dark reaction. We have already done the light reaction. Dark reaction में हमारे पास basically first जो pathway हम करेंगे that is C3 cycle. So C3 cycle को हम Calvin pathway भी कहते हैं और Calvin cycle because it was discovered by Melvin Calvin. C3 साइकिल को C3 क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इन दिस साइकिल द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड. सो इसके आगे हम जितने भी साइकिल्स करेंगे उनकी नेमिंग इस वजह से की जाती है कि उनका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो कितने कार्बन का है. लाइक इन दिस केस इट इज ऑफ 3 कार्बन्स. सो हम इस साइकिल को क्या कहते हैं? C3 साइकिल. C3 साइकिल में आपके पास अल्टीमेटली जो इसका एंड प्रोडक्ट है वो हम क्या कंसीडर करेंगे? शुगर्स. और उसमें भी हम स्पेसिफिकली लिख सकते हैं फ्रक्टोज हमारे पास बेसिकली बनता है. फिर बाद में फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलके बनाते हैं सुक्रोज. सुक्रोज हमने पढ़ा था ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम में कि सुक्रोज वो मेन शुगर है जो यूजुअली ट्रांसलोकेट की जाती है थ्रू आउट द प्लांट. तो सुक्रोज जो है वो कैसे बनता है? जब फ्रक्टोज में हम एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज ऐड करेंगे. तो एक्चुअल में साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज फ्रक्टोज. स्पेसिफिकली हम इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी लिख सकते हैं. देन फिर से इसके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो रीजनरेट कर लिए जाते हैं. और एक्चुअल में ये जो शुगर्स बन रही हैं, शुगर्स के लिए जो हमारा मेन सबस्ट्रेट है, क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट्स जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं वो रीजनरेट कर लिए जाएंगे, सिर्फ हम एटमॉस्फेयर से क्या कंसीडर कर रहे हैं, क्या लिया जा रहा है? CO2. और CO2 या कार्बन की फिक्सेशन हम इसे कहेंगे. कार्बन फिक्सेशन किया जा रहा है टू फॉर्म फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. सो कैल्विन साइकिल में हमारे पास अब डिफरेंट स्टेप्स हैं. सबसे मेजर स्टेप्स जिन्हें हम कहेंगे वो 3 हैं इन द C3 साइकिल. 3 मेजर स्टेप्स हम कंसीडर करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ CO2. हम जो ले रहे हैं कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ CO2. देन सेकेंड स्टेप हम लेते हैं रिडक्शन, जिसमें एक्चुअल में हम मान रहे हैं कि एंड प्रोडक्ट बनाया जा रहा है. एंड प्रोडक्ट मीन्स फ्रक्टोज. और थर्ड स्टेप में क्या होगा? रीजनरेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट यूज करेंगे, जो बेसिकली क्या होता है? RUBP, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. RUBP. ठीक है. सो इसकी रीजनरेशन की जाती है. सो ये 3 मेन स्टेप्स हम कंसीडर करते हैं जो C3 साइकिल का पार्ट है. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. So we can draw this cycle. स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं? RUBP से. हमने कहा फर्स्ट सबस्ट्रेट है. RUBP जो होता है दैट will combine with CO2 and water. CO2 एटमॉस्फेयर से लिया जा रहा है. देन CO2 वाटर की प्रेजेंस में यहाँ जो एंजाइम काम कर रहा है दैट इज रुबिस्को. रुबिस्को के बारे में हम डिटेल में करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में. रुबिस्को जो है वो पहला स्टेप कैरी आउट करेगा दैट इज कार्बोक्सिलेशन. एंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, हमने इस साइकिल का नाम C3 साइकिल क्यों रखा है? क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का बनता है. तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है दैट इज 3PGA. 3PGA का मतलब है 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, और हम इसे 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हैं. सो 3PGA बनने के बाद कुछ स्टेप्स होंगे जिसमें हम शो करेंगे दैट देयर विल बी यूज ऑफ ATP, देयर विल बी यूज ऑफ NADPH2. और अगर हम NADPH2 यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये NADP में कन्वर्ट हो रहा है, तो NADPH2 से हाइड्रोजन ऐड करवाया जा रहा है. इसका मतलब ये वाला प्रोसेस हम क्या ले रहे हैं? रिडक्शन. सेकेंड स्टेप हमने कहा था रिडक्शन. रिडक्शन से बेसिकली हमारे पास पहले जो कंपाउंड बनेगा दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. सो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास बन गया. अब इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हम एक तो ये शो कर सकते हैं दैट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा विच इज द एंड प्रोडक्ट. हम एक मॉलिक्यूल वो शो कर दिया और बाकी हम शो कर सकते हैं सारा फिर से रीजनरेशन होगा RUBP में, और उसमें भी क्या होता है? ATP यूज होता है. तो थर्ड स्टेप जो हमने कहा था दैट इज रीजनरेशन.
ऑफ RUBP की स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं तो फिर से RUBP रीजनरेट किया जाएगा। सो बेसिकली C3 साइकिल जस्ट इतना सा है जिसमें हम मेजर 3 स्टेप्स शो करते हैं। मेजर 3 स्टेप्स में फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन जिसमें एडिशन ऑफ CO2 हो रहा है। कौन ले रहा है उसको? RUBP CO2 वाटर की प्रेजेंस में आगे क्या बना देगा? 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है ऑफ C3 साइकिल, इसीलिए हम इसे C3 साइकिल कहते हैं। देन आगे वो ATP और NADPH2 यूज करेगा। ऑब्वियसली ये जो हम यूज दिखा रहे हैं ये कहाँ से आए? ATP एंड NADH2 फ्रॉम लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पार बना था ATP एंड NADPH2, सो वो यहाँ यूज कर लिया गया। देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया और आगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कुछ रिएक्शन से एंड प्रोडक्ट बना दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो फिर से कन्वर्ट हो गए किसमें? RUBP में विद द यूज ऑफ ATP, उसे हम कहेंगे रीजनरेशन स्टेप है। तो एक्चुअल में हमने ब्रॉडली 3 स्टेप्स बता दिए हैं, बट इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, जो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट विल डिस्कस ऑल द रिएक्शंस, किस मॉलिक्यूल के साथ किस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, देन विल मेक द होल साइकिल। सो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन स्टेप से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा पहले रुबिस्को एंजाइम के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? इट इज रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज oxygenase. So keep in mind that Rubisco has actually 2 activities. Carboxylase भी वो एक्ट कर सकता है, oxygenase भी एक्ट कर सकता है। If it's acting as carboxylase, तो जो रिएक्शन होगा Rubisco का that will be कार्बोक्सिलेशन, जैसा हमने C3 साइकिल के एक स्टेप में पढ़ा है। सो अगर कार्बोक्सिलेशन चल रहा है दैट मीन्स जो साइकिल है वो कौन सा है? C3 साइकिल है। रुबिस्को का नाम सबस्ट्रेट और आगे उसका एक्शन के बेसिस पे। सबस्ट्रेट तो हमें पता है RUBP सबस्ट्रेट था, रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, क्योंकि RUBP प्लस CO2 वाला रिएक्शन वो कैरी आउट करता है। बट अब ये सबस्ट्रेट के बेसिस पे आगे वो क्या एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज ए कार्बोक्सिलेज और एक्टिंग एज ए ऑक्सीजनेज। एक टाइम पे उसको एक ही एक्टिविटी वो शो कर सकता है, या तो वो कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा या ऑक्सीजनेज एक्ट करेगा। मींस एक्टिव साइट एक ही है, रिएक्शन वो कोई एक दे सकता है, या तो कार्बोक्सिलेशन। अगर कार्बोक्सिलेज एक्ट कर रहा है दैट मीन्स कार्बोक्सिलेशन, तो साइकिल हमें कौन सा मिलेगा? C3। इफ इट इज शोइंग ऑक्सीजनेज एक्टिविटी देन रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीजनेशन, जिसमें ऑक्सीजन का अपटेक होगा, इसमें CO2 का अपटेक था। ऑक्सीजनेशन अगर करेगा दैट मीन्स रुबिस्को कैन कैरी आउट अनदर साइकिल जिसे हम कहते हैं C2 साइकिल। C2 साइकिल विल डिस्कस लेटर ऑन। फर्स्ट अभी हम फोकस ये कर रहे हैं कि RUBP का फुल नेम ये है, उसकी एक्टिव साइट पे 2 टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं, होगा एक टाइम पे एक ही, बट अदरवाइज 2 चॉइसेस हैं। सो फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन तो C3 साइकिल चलेगा, सेकेंड इज ऑक्सीजनेशन तो C2 साइकिल चलेगा। सो अभी हम कार्बोक्सिलेज पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम C3 साइकिल कवर कर रहे हैं। रुबिस्को इज एन एंजाइम, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S8L8 से। S का मतलब है स्मॉल सब यूनिट ऑफ रुबिस्को, मीन्स उसकी भी 8 कॉपीज हैं। L8 मतलब लार्ज सब यूनिट। तो यूजुअली जो लार्ज सब यूनिट होती है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट में ही इसकी सिंथेसिस हो जाती है, बट स्मॉल सब यूनिट इज सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियस। इसका मतलब अगर जो रुबिस्को है उसकी सिंथेसिस करना है, अगर हमें वो एंजाइम चाहिए तो क्लोरोप्लास्ट जो हैं कुछ पोर्शन उसका सिंथेसाइज कर सकते हैं, बाकी पोर्शन कहाँ से आएगा? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से स्मॉल सब यूनिट आएगा, क्लोरोप्लास्ट में ऑलरेडी क्या बन चुका होगा? लार्ज सब यूनिट, फिर दोनों की अरेंजमेंट करके आपके पास रुबिस्को पूरा एंजाइम आ जाएगा। सो रुबिस्को के केस में इसका मतलब सिंथेसिस, रुबिस्को की जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो 2 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व हैं, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। यूजुअली तो प्रोटीन सिंथेसिस अभी न्यूक्लियस में ही होती है, बट इसमें लार्ज सब यूनिट क्लोरोप्लास्ट भी बना सकता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, मीन्स कुछ प्रोटीन्स वो खुद बना सकते हैं। सो अब रुबिस्को की जो रेगुलेशन है, रुबिस्को हमने देख लिया ये है, बट रुबिस्को considered as nearly 40% of the soluble protein of plants. प्लांट्स का जो सॉल्युबल प्रोटीन है उसका 40% जो होता है वो रुबिस्को ही होता है। इवन ये भी देखा गया है that its concentration is 500 times greater than CO2 molecules.
मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि हम ये कहें कि एटमॉस्फेयर की CO2 के साथ सैचुरेशन आ गया इसलिए फोटोसिंथेसिस अब ज्यादा नहीं हो पाएगा, हमेशा रुबिस्को का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, सो दैट कभी भी ये लिमिटिंग फैक्टर ना हो कि सबस्ट्रेट ज्यादा हो गया। प्लांट जितना CO2 चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग वो फिक्स करता रहेगा, बट रुबिस्को की कभी भी शॉर्टेज नहीं होगी प्लांट में कि सबस्ट्रेट उसके पास ज्यादा और एंजाइम कम है। रुबिस्को 500 टाइम्स ग्रेटर देन होता है जितना प्लांट CO2 गेन कर सकता है। सो 40% हम कह सकते हैं जो प्रोटीन है प्लांट्स में वो रुबिस्को है। तो रुबिस्को बहुत ही अबंडेंट एंजाइम है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, क्योंकि प्लांट्स में, सभी प्लांट्स में C3 साइकिल फोटोसिंथेसिस का चलेगा ही चलेगा और फोटोसिंथेसिस उनको करना ही है, तो रुबिस्को जरूर प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि रुबिस्को C3 साइकिल का पार्ट है तो लोकेशन रुबिस्को का कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। नाउ रुबिस्को की रेगुलेशन भी बहुत सारे फैक्टर्स से हो सकती है। रुबिस्को की रेगुलेशन अब हम स्टडी करेंगे। Rubisco is regulated by concentration of PI. PI means inorganic phosphate. Then also regulated by concentration of magnesium ions. Usually magnesium ions जो होते हैं enhance करते हैं activity of Rubisco. Then Rubisco is also regulated by ratio of ATP to ADP. स्ट्रोमा में ATP to ADP की रेशियो क्या है उसके बेसिस पे भी रुबिस्को का रेगुलेशन होता है, क्योंकि अगर ATP to ADP रेशियो हाई हो, इफ दिस रेशियो इज हाई, तो इसका मतलब क्या है, रेशियो हाई मीन्स ATP आर मोर देन ADP, और ATP ज्यादा कब बनेंगे, जब लाइट रिएक्शन चल रहा है, तो दैट मीन्स ये रुबिस्को के लिए एक इंडिकेशन है दैट राइट रिएक्शन इज गोइंग ऑन, तो एसिमिलेटरी पार बन रहा है, एसिमिलेटरी पार बनेगा तभी तो डार्क रिएक्शन चल सकता है। तो अगर ये रेशियो हाई है तो इससे ये एज्यूम किया जा रहा है दैट ATP कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ATP ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं लाइट रिएक्शन से, तो लाइट रिएक्शन की एसिमिलेटरी पार डार्क रिएक्शन को मिलेगा, तो दैट मीन्स रुबिस्को आगे अपना एक्शन स्टार्ट कर सकता है। तो ये रेशियो हाई तभी होती है when light reaction is going on, ठीक है। देन एक एंजाइम होता है जो रुबिस्को की रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एक्टिवेज। नाम से ही पता चल रहा है रुबिस्को एक्टिवेज मीन जो रुबिस्को को एक्टिवेट करेगा। सो अब एक्टिविटी रुबिस्को एक्टिवेज की कैसे होती है, ये जो एंजाइम है दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, सो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो जब भी ये एक्टिवेज है इसके दो काम हैं, एक तो ये शैपेरॉन एक्ट करता है, शैपेरॉन मीन्स विच करेक्ट मिसफोल्डिंग ऑफ अदर एंजाइम्स, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सो it can act as chaperone during heat stress. सेकेंड हम ये कहते हैं रुबिस्को एक्टिवेज है मीन्स इट विल एक्टिवेट रुबिस्को। सो रुबिस्को एक्टिवेज जो होता है दिस विल एक्टिवेट रुबिस्को। कैसे एक्टिवेट करता है, बाय रिमूविंग इनहिबिटिंग शुगर्स। बहुत सारे ऐसी शुगर्स होती हैं जो रुबिस्को की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाती हैं और उसके एक्शन को इनहिबिट करते हैं, तो वो इनहिबिटिंग शुगर्स को रिमूव कर देता है, रुबिस्को एक्टिव हो जाता है। समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि जो रुबिस्को है उसकी एक्टिव साइट पे RUBP भी कई बार बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर जाता है, इतना स्ट्रांगली कि वो उसके एक्शन को नहीं होने देता है। तो RUBP की अगर स्ट्रांग बाइंडिंग है और वो एक क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स आगे बनने नहीं दे रहा, लाइक कार्बामेट कई बार वो बनने नहीं देता है, तो उसके आगे रुबिस्को का एक्शन स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो RUBP अगर बहुत स्ट्रांगली बाइंड है कि आगे वो कार्बामेट की फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा, रुबिस्को का एक्शन नहीं होने दे रहा, तो एक्टिवेज जो होता है वो उसको भी रिलीज कर सकता है, जस्ट दैट कि RUBP CO2 के साथ मिलकर इंटरेक्ट करे रुबिस्को के साथ, तो रिएक्शन आगे चलता रहेगा। बट अगर वो इतना स्ट्रांगली बाइंड करेगा कि उसको इनहिबिट कर ले एक्टिव साइट को, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए रुबिस्को एक्टिवेज जो होता है, एक तो रुबिस्को की इनहिबिटरी शुगर्स को रिमूव कर रहा है, दूसरा वो एक शैपेरॉन एक्ट कर रहा है और टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये जो एक्टिवेज एंजाइम है रुबिस्को एक्टिवेज, दिस इज एक्चुअली
प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड, मतलब हम यहाँ से शो कर सकते हैं कि ये रुबिस्को एक्टिवेज है क्योंकि वो टुवर्ड्स द स्ट्रोमल साइड प्रेजेंट है, इसीलिए वो रुबिस्को के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और रुबिस्को को एक्टिवेट कर सकता है, पर प्रेजेंट वो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में है। तो थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी प्रेजेंट होती है यहाँ भी, वो जितने भी प्रोटीन्स थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगी उनके लिए भी एक शैपरॉन एक्ट करेगा, मतलब उसकी भी प्रोटेक्शन करेगा फ्रॉम हीट स्ट्रेस। तो रुबिस्को एक्टिवेज जो होता है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट थैलाकॉइड प्रोटीन्स जितने भी, क्योंकि ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट है। सो रुबिस्को एक्टिवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक शैपरॉन एक्ट कर रहा है जो कि थैलाकॉइड की प्रोटीन्स को भी करेक्ट करता है, मिसफोल्डिंग अगर करेक्ट हो रहा है उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, या किसी और एंजाइम को भी वो करेक्ट कर सकता है, रुबिस्को की मिसफोल्डिंग को भी करेक्ट कर सकता है। दूसरा, वो इनहिबिटरी शुगर्स को रिमूव कर रहा है। समटाइम्स आरयूबीपी बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर जाता है, कार्बामेट की फॉर्मेशन नहीं होती है तो रुबिस्को का एक्शन हमें नहीं मिलता है, तो वो आरयूबीपी अगर बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर गया है तो वो उसको भी रिमूव कर सकता है। सो बेसिकली रुबिस्को के लिए मैग्नीशियम आयंस, रेशियो ऑफ एटीपी एंड एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड रुबिस्को एक्टिवेज, ये 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसकी रेगुलेशन के लिए चाहिए। So the first step of C3 cycle is, number 1 is carboxylation. First हम 1 by 1 सभी steps करेंगे, then we'll make the cycle. कार्बोक्सिलेशन में सबसे पहला स्टेप हमने ये कहा था कि RUBP is the substrate और वो इंटरेक्ट करता है with CO2 with water and it will form 3-phosphoglyceric acid, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 3PGA लिखते हैं, 3-phosphoglyceric acid, और हम इसको 3-phosphoglycerate भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट। सो अब जनरली इस साइकिल में हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि कितने मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं और जो आपके पास सबस्ट्रेट है एक्चुअल में उसके कितने कार्बन है, आगे आपके पास प्रोडक्ट कितने कार्बन का बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें मॉलिक्यूल्स बैलेंस करने हैं, तभी हम इस पूरे साइकिल का रीजनरेशन पूरा पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट हमने माना वो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कितने कार्बन का है? फ्रक्टोज इज ए 6 कार्बन शुगर। अगर हमें 6 कार्बन, क्योंकि जितने भी हम शुगर्स बनाएंगे फोटोसिंथेसिस में वो सारे के सारे कार्बन कहाँ से आएंगे? एटमॉस्फेयर से, इन द फॉर्म ऑफ CO2, क्योंकि हम कार्बन फिक्सेशन कर रहे हैं, CO2 का फिक्सेशन कर रहे हैं। अब CO2 में तो एक ही कार्बन है, दैट मीन्स अगर मुझे फ्रक्टोज 6 कार्बन शुगर एज ए एंड प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे मिनिमम, अगर बैलेंस्ड इक्वेशन हम लें तो मुझे मिनिमम कितने कार्बन से स्टार्ट करना है? 6 से, क्योंकि अगर आप 1 कार्बन से लेके चलोगे तो आपके पास फ्रक्टोज 6 बनाने के लिए आपको बार बार वो साइकिल रिपीट करना पड़ेगा, जब तक मॉलिक्यूल्स पूरे नहीं होंगे तब तक आपके पास रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होगा, अगर मेरा एंड प्रोडक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन शुगर है तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है? कितने CO2 से स्टार्ट करना है? 6। If I am taking 6 CO2 then I will take 6 water और यहाँ पे RUBP। सो अब हमें स्ट्रक्चर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि जो हम कंपाउंड ले रहे हैं उसमें कितने कार्बन हैं, कहाँ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, तो उससे आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना कि आगे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, सो अगर हमने RUBP रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट, जब भी आपको इस तरह से दिया हो 1,5-bis, अगर हमें डाई फॉस्फेट लिखा होता है तो इसका मतलब 2 फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट यहाँ भी हैं, बिस फॉस्फेट का मतलब 2 है, लेकिन अगर पोजीशन उनकी दोनों डिफरेंट हो तो हम बिस वर्ड यूज करते हैं। नई बुक्स में टर्मिनोलॉजी में आजकल इसको भी इस तरह से लिखा जाता है, रिबुलोज 1,5 डाई फॉस्फेट लिख दिया जाता है, बट पहले की बुक्स में आप देखोगे तो बिस फॉस्फेट लिखा होता है। सो अगर हमें जैसे ATP हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, उसमें हम नंबर मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि एक फॉस्फेट दूसरे फॉस्फेट से अटैच है, 3 फॉस्फेट एक साथ अटैच्ड है, तो अगर नंबर आपको कार्बन नंबर या वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है तो हम सिंपली डाई ट्राई टर्म्स यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको पता है कि फॉस्फेट एक ही जगह पे अटैच नहीं है, मतलब फॉस्फेट ऐसे नहीं अटैच है कि एक फॉस्फेट यहाँ और एक फॉस्फेट यहाँ है, तो अब आपको नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, आप एक ही नंबर लिख सकते थे। बट हमारे पास फॉस्फेट कैसे अटैच्ड है? रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट जो है, रिबुलोज इज ए 5 कार्बन शुगर। अब लर्न करने का वे आपको
कैसे याद रहेगा कि ये कितने कार्बन शुगर है? तो बेस्ट वे क्या है, आप इस नंबर के अकॉर्डिंग याद रखिए, 1 और 5 इज द मैक्सिमम नंबर, तो इसका मतलब रिबुलोज जो है वो याद रह जाएगा आपको, इट्स ए लर्निंग ट्रिक ओनली कि 5 कार्बन शुगर है। रिबुलोज 5 कार्बन शुगर होता है, याद हमें इसमें क्योंकि बहुत सारी शुगर्स हमें करनी है, तो वे कैसे याद रहेगा कि कौन कितने कार्बन का है, प्लस कार्बन पता होंगे तब आपको पता चलेगा इतने कार्बन ऐड हुए तो हमारे पास अब जो सबस्ट्रेट ऐड हो गए तो प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनेगा, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो उसके लिए सबसे इजीएस्ट वे टू लर्न, अगर रिबुलोज 1 5 पे लिखा है, मैक्सिमम नंबर इज 5, तो इसका मतलब ये शुगर जो है वो 5 कार्बन की है, ऐसे आप याद रख सकते हो। रिबुलोज इज ए 5 कार्बन शुगर। हमने जो फॉस्फेट बताया वो फर्स्ट पे, इफ दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ 5th पोजीशन पे फॉस्फेट है। हमें स्ट्रक्चर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपके पास यूजुअली स्ट्रक्चर नहीं आता है, बट आपके पास साइकिल आता है और कोई भी स्टेप पूछ लिया जा सकता है कि इस स्टेप में ये सबस्ट्रेट मिलके आगे क्या एंड प्रोडक्ट बनाएंगे, कितने मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। सो हम यही लेके चल रहे हैं दैट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज द एंड प्रोडक्ट। फ्रक्टोज 6 कार्बन शुगर है, इसलिए हमने 6 कार्बन लिए। जब हमने ये 6 कार्बन लिए तो हम रिबुलोज के भी 6 लेंगे। हमें सबसे पहले ये CO2 डिसाइड करना है कि कितने कार्बन है, कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, जितने मॉलिक्यूल्स इसके होंगे सभी चीजें हमने उतनी ही लेनी है। सो हमने CO2 6 क्यों लिया, क्योंकि फ्रक्टोज 6 कार्बन का है, तो 6 वाटर 6 RUBP हमने ले लिया। अब हमें ये देखना है, ये तो हमें पता है कि आगे क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब आपके पास अगेन लर्निंग ट्रिक, ये कितने कार्बन का है, 3 इज द मैक्सिमम नंबर, एक पे 3 फॉस्फो बताया है हमें, इसका मतलब ये 3 कार्बन का है। अब अगर मैं कार्बन को बैलेंस करूं, मॉलिक्यूल्स तो हम उसके बाद निकालेंगे कितने बनेंगे, पहले हमें बैलेंस करना है कार्बन। आपके पास सबस्ट्रेट साइड में कितने कार्बन है, वाटर में कोई कार्बन नहीं है, CO2 में 1 कार्बन है, और रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट 5 कार्बन शुगर है। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल CO2 देखूं तो 1 कार्बन, ये 5 कार्बन, 5 और प्लस 1 6 कार्बन आपके पास हो गए। 6 कार्बन, अगर यहाँ पे 6 कार्बन प्रोडक्ट देते, ठीक है, अगर मैं ऐसे बनाती 1 2 3 4 5 6, अगर प्रोडक्ट ये होता तब तो सिंपल था, 1 मॉलिक्यूल अगर आप CO2 का लेते तो 1 मॉलिक्यूल आपने RUBP का लिया तो 1 मॉलिक्यूल आपके पास प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। लेकिन अब मैंने कहा कि प्रोडक्ट जो है वो कितने कार्बन का है, प्रोडक्ट इज ऑफ ओनली 3 कार्बन्स। दैट मीन्स मेरे पास जितने मॉलिक्यूल्स थे, मेरे पास 6 कार्बन थे, 6 कार्बन टूट के 3 कार्बन बना दिया, ठीक है। अब मेरे पास सबस्ट्रेट साइड में कितने, 5 कार्बन रिबुलोज के, 1 कार्बन किसका, CO2 का, टोटल 6 कार्बन। यहाँ 6 कार्बन है तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट साइड पे भी 6 कार्बन आने चाहिए थे, या तो मैं सीधा लिख देती कि 6 कार्बन का प्रोडक्ट बन गया, बट मेरे पास 6 कार्बन का प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। यहाँ से याद रखो ये 3 कार्बन की शुगर है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन शुगर है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो 6 कार्बन है इसको मैं स्प्लिट कर सकती हूँ, मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन। अब आप बैलेंस देखो, 5 + 1 6, 3 + 3 6। अब क्योंकि ये स्प्लिट करके हम सेम ही लिख रहे हैं, ये 3 कार्बन ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल सेम है, तो मैं इसी को एक और वे में लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ, सॉरी ये तो कार्बन है, 1 मॉलिक्यूल हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ मॉलिक्यूल 1, यहाँ मॉलिक्यूल 1, एक मॉलिक्यूल CO2 का लिया था, एक मॉलिक्यूल RUBP का लिया था, तो आपके पास एक मॉलिक्यूल ये बना, एक मॉलिक्यूल ये बना, ठीक है। 3 कार्बन तोड़ के लिखा हमने क्योंकि 6 कार्बन को हमने तोड़ दिया 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन में। अब दूसरा वे क्या है इसको लिखने का, क्योंकि ये 3 कार्बन ये 3 कार्बन सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 3 कार्बन कंपाउंड तो बना, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स बने, 2। अब आप ध्यान से देखो तो आपके पास 5 कार्बन इसके हुए, 1 कार्बन इसके, 6 कार्बन टोटल, और 3 कार्बन का ये है लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 कार्बन यहाँ, तो आपके पास बैलेंस हो गया। अब हमने करना क्या है, हम हमेशा इक्वेशन ऐसे बनाएंगे कि एक एक मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या एंड प्रोडक्ट बना। अब क्योंकि मैंने आपको रिबुलोज के भी 6 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और CO2 के भी 6, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास 1 कार्बन जब आपने लिया था तो आपके पास इक्वेशन ये बन रहा था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, 1 molecule of CO2 will give you 2 molecules of 3 phosphoglyceric acid। तो अब मैं इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 molecules of RUBP, 6 molecules of CO2, तो मुझे 3 phosphoglyceric acid के कितने molecules मिल जाएंगे, 2 × 6 means
12। सो अब हमारे पास हर रिएक्शन में हमने ऐसे ही करना है। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कार्बन कितने, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उसके बाद निकलेंगे। सबसे पहले कार्बन चेक करो। कार्बन यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, टोटल मेरे पास 6 कार्बन है। 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनता तो एक मॉलिक्यूल बनता, बट 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना, इसका मतलब वो टूट रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे आपके पास इसके। अब क्योंकि मैंने लिए स्टार्टिंग में ही कितने लिए 6, तो 6 इसके 6 से, तो अब आपके पास इसके 6 बनते अगर ये 6 कार्बन का होता, बट क्योंकि ये 3 कार्बन का है तो बेसिकली मेरे पास मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे 12। यही हमने चेक किया। 1 मॉलिक्यूल यूज कर रहे थे तो इसके 2 बन रहे थे, अगर मैं 6 यूज करती हूँ तो इसके कितने बन जाएंगे 12। तो अब 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना मेरे पास। अब 3 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप हम शो कर रहे हैं, क्योंकि वो टूट रहा है। आपके पास यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे ना, आपने इसमें एक कार्बन ऐड कर दिया और बीच में से तोड़ दिया, तो एक मॉलिक्यूल के पास अपना फॉस्फेट आ गया, दूसरे मॉलिक्यूल के पास अपना फॉस्फेट आ गया। तो आपके पास अब 12 मॉलिक्यूल्स बन गए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज C3 साइकिल। ये जो पहला स्टेप है, दिस इज कैटालाइज्ड बाय रुबिस्को एंड दिस स्टेप इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन स्टेप। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप किया है कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन के बाद स्टेप चलेंगे रिडक्शन, लेकिन कार्बोक्सिलेशन के बाद रिडक्शन में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो रिडक्शन में बहुत सारे स्टेप्स हैं। नेक्स्ट स्टेप इज हमारे पास बन गया 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे शो कर सकती हूँ। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। नाउ 3-phosphoglyceric acid is converted to 1,3-phosphoglyceric acid, 1,3-bisphosphoglyceric acid, या हम 1,3-bisphosphoglycerate भी कह सकते हैं। तो बेसिकली अब आप नेम से देख लिए हमने किया क्या, पहले सिर्फ थर्ड पोजीशन पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो सेम ही है, थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट था 3-phosphoglyceric acid। ठीक है, मतलब थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट था। अब हम क्या लिख रहे हैं 1,3-bisphosphoglyceric acid, मतलब ग्लिसरिक एसिड तो वही है 1,3-bisphosphो। अब फॉस्फेट जो है वो 2 पोजीशन पे है, तो इस साइकिल में जहां भी हमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना होगा वो फॉस्फेट ग्रुप कहां से आएगा, ATP से। दैट मीन्स अगर मुझे 1,3-bisphosphoglyceric एसिड बनाना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ATP को यूज करेंगे, ATP यूज करके ADP बन जाएगा। अब जो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो फॉस्फेट ग्रुप हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ATP से ADP बन गया और हमने यहाँ शो कर दिया फॉस्फेट ग्रुप यहाँ ऐड हो गया। तो अब सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ थर्ड पोजीशन पे था, यहाँ हम क्या शो करेंगे, ग्लिसरिक एसिड तो 3 कार्बन ही रहा, वहां भी ग्लिसरिक एसिड है, यहाँ भी ग्लिसरिक एसिड है, वहां हमने थर्ड पोजीशन पे शो किया था तो मतलब वो तो ऑलरेडी है। अब हमने क्या शो करना है, फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा और ये बन गया 1,3-phosphoglyceric एसिड। नाउ क्वेश्चन इज कि अगर मैंने इसका एक मॉलिक्यूल लिया था तो मुझे सिर्फ एक जगह फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना था, तो मुझे एक ATP चाहिए था, वो ऐड कर दिया। दैट मीन्स इसका अगर मैं 1 मॉलिक्यूल लेती हूँ तो मुझे ATP भी 1 चाहिए और इसका भी 1 मॉलिक्यूल बनेगा, राइट? क्योंकि ये 3 कार्बन है वो ऐसे ही रहा, इसका एक मॉलिक्यूल में एक ATP ऐड किया, एक मॉलिक्यूल ये बन गया। बट हमारे पास जो पहले वाला रिएक्शन है उसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे 3PGA के, एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल्स थे 12। तो दैट मीन्स अगर 1 के लिए इक्वेशन ये है, अगर मुझे 12 मॉलिक्यूल्स के लिए करना है तो सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 12 है तो इधर भी क्या हो जाएगा 12 और इधर भी क्या हो जाएगा 12। दैट मीन्स 12 molecules of 3PGA will use 12 molecules of ATP and will form 12 molecules of 1,3-PGA। ये अब मेरे पास सेकेंड रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ जहाँ भी इस रिएक्शन में ATP यूज होगा वहाँ हम इसको एंजाइम को लिखेंगे काइनेज। काइनेज जो होता है वो क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है, तो वो बेसिकली फॉस्फोराइलेशन कर रहा है किसका, 3PGA का। ठीक है, तो किसकी हेल्प से, ATP तो वो यूज करेगा क्योंकि फॉस्फोराइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेट ग्रुप वो किससे ले रहा है, ATP से ले रहा है। सो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन, और आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हो क्योंकि इसमें हम फर्स्ट टाइम क्या यूज किया, एसिमिलेटरी पार है, एसिमिलेटरी पार में भी कौन सा मॉलिक्यूल यूज किया गया, ATP। तो अब हमारे पास इस रिएक्शन में क्या बन गया, अल्टीमेटली हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-phosphoglyceric एसिड। ये जो स्टेप है
वो अब हम कंसीडर कर रहे हैं रिडक्शन प्रोसेस में। आप लोगों कार्बोक्सिलेशन ऑलरेडी हो चुका है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेप हुआ जिसमें हमारे पास 1,3-PGA बन गया, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमें क्या यूज करना है, 1,3-PGA से अब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन। इसमें हम यूज करते हैं NADPH2 और उससे क्या बन जाएगा, NADP पॉजिटिव। जब भी हम NADPH2 यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम हाइड्रोजन उससे ले रहे हैं, तो इसलिए हम एंजाइम को लिख देंगे डिहाइड्रोजनेज। अब इसमें क्या होता है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये एक एसिड है और अल्टीमेटली हम क्या बनाएंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो अब हम एल्डिहाइड बना रहे हैं। सो जस्ट नोट इट डाउन, जब भी हम एसिड से एल्डिहाइड बनाते हैं, COOH ग्रुप से CHO ग्रुप बनाते हैं, तो हमेशा रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो बेसिकली रिडक्शन जो हमने लिखा था, एक्चुअल रिडक्शन प्रोसेस ये चल रहा है, बट आगे के स्टेप्स को भी हम रिडक्शन कहेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हम शुगर बना रहे हैं। वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी कि हम सिंथेसिस ऑफ शुगर्स को रिडक्शन क्यों मानते हैं। सो अभी हम इसको रिडक्शन प्रोसेस कह रहे हैं क्योंकि 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हम बेसिकली एल्डिहाइड बना रहे हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब अगेन ट्रिक लर्न करने का क्या था, ये तो 3 कार्बन है, हमें पहले से पता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मतलब थर्ड पोजीशन पे क्या है, फॉस्फेट, तो अगेन ये भी 3 कार्बन शुगर है। अब 3 कार्बन शुगर है और थर्ड पोजीशन पे क्या है, फॉस्फेट। तो अब आप ध्यान से देखो, इसका मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1,3-PGA, एक फॉस्फेट तो रिमूव हो गया, हमने साथ में H ऐड करने के लिए NADPH2 भी यूज कर लिया, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम तभी हम कह रहे हैं। तो इसका मतलब कार्बन आपके पास सेम रहे, फॉस्फेट एक निकाल दिया, वो थर्ड पोजीशन वाला वैसा रह गया। आपने सिंपली ग्रुप को चेंज किया, वहां पे आपके पास एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, यहाँ आपने एल्डिहाइड ग्रुप लिया, तो जस्ट वो चेंज किया, बाकी इसमें और कुछ नहीं। आप NADPH2 से H ले रहे हो बेसिकली। तो अगर मैंने एक मॉलिक्यूल 1,3-PGA का यूज किया था, तो एक ही मॉलिक्यूल NADPH2 का यूज करेंगे और एक ही मॉलिक्यूल किसका बनेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। बट एक्चुअल में 1,3-PGA के कितने मॉलिक्यूल्स बने थे, 12। तो दैट मीन्स NADPH2 भी कितने यूज करने हैं हमने, 12। दैट मीन्स जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गए वो भी कितने बनेंगे, 12। तो आपने 1 मॉलिक्यूल का आपको इक्वेशन क्लियर है, तो हमें 12 मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग याद रखना है। 12 molecules of 1,3-PGA will be converted to 12 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate with the use of 12 molecules of NADPH2। तो आपके पास ये भी 12 NADP पॉजिटिव बन जाएंगे। सो दिस इज द एक्चुअल रिडक्शन प्रोसेस स्टेप, और आगे के स्टेप्स को भी हम एक तरह से रिडक्शन प्रोसेस में ही लेंगे जब तक हमारे पास फ्रक्टोज नहीं बन जाता है, ठीक है। सो इस रिएक्शन में अब हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 12 मॉलिक्यूल्स। सो 12 मॉलिक्यूल्स जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हैं, अब हमें इनको यूज करना है, इस तरह से यूज करना है कि कुछ रिएक्शन से फ्रक्टोज बन जाए और कुछ रिएक्शन से अल्टीमेटली हम क्या बना लें, रीजनरेशन कर ले RUBP की, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एक उसका आइसोमर बनेगा जिसको हम ऐसे रिवर्सिबल प्रोसेस शो कर सकते हैं। यहाँ एंजाइम हम यूज कर लेंगे आइसोमेरेज। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बन जाएगा DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। तो कार्बन अगेन 3 फॉस्फेट पे है, कार्बन वही सेम है थर्ड पोजीशन पे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में भी, बाकी जस्ट आइसोमर है इसका, तो जस्ट थोड़ी सी शफलिंग की गई है स्ट्रक्चर में, बाकी आपके पास सेम रहेगा। 3 कार्बन वो था, 3 कार्बन ये है। अब इस केस में हम अब क्या काउंट रखेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स बन गए थे, तो हम 12 मॉलिक्यूल्स में से टोटल हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, उसमें से हमने 5 मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन किया आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, क्योंकि ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 कार्बन, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है, हम शो कर रहे हैं क्योंकि हमें 3 चीजें देखनी है, एक तो कार्बन कितने हैं और उसमें फॉस्फेट कितने अटैच्ड हैं, जस्ट वो, और मॉलिक्यूल्स आगे कितने बनेंगे। तो कार्बन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, फॉस्फेट वहाँ भी थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ भी थर्ड पोजीशन पे है, बाकी स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं। अब आपके पास क्योंकि आपने 5 मॉलिक्यूल्स उसके लिए, तो इसका मतलब 5 मॉलिक्यूल्स ही इसके, क्योंकि जस्ट आप स्ट्रक्चर में जरा से चेंज कर रहे हो, बाकी कार्बन एंड फॉस्फेट तो सेम ही रह रहा है, तो जितने मॉलिक्यूल्स उसके लिए होंगे उतने मॉलिक्यूल्स इसके।
अब हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से 5 मॉलिक्यूल्स हमने कन्वर्ट कर दिए किसमें, DHAP में। ठीक है, एंजाइम इज आइसोमरेज, क्योंकि ये 3 कार्बन शुगर्स हैं और फॉस्फेट अटैच है, तो कई बार इस आइसोमरेज को एक और नाम दिया जाता है फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ट्राइयोज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3 कार्बन शुगर है, तो फॉस्फो ट्राइयोज आइसोमरेज भी कहा जाता है, जो 3 कार्बन शुगर जिसमें फॉस्फेट अटैच है उसको चेंज कर रहा है। तो फॉस्फो ट्राइयोज आइसोमरेज आप इसको कह सकते हो, या सिंपली आइसोमरेज। अब इस रिएक्शन में याद रखिएगा, हमने 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 5 DHAP बना लिए। 5 molecules of DHAP are produced. In the next reaction, glyceraldehyde 3-phosphate plus जो हमने अभी DHAP बनाया वो glyceraldehyde 3-phosphate plus DHAP will form। अब अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि हमने इसका एक मॉलिक्यूल लिया, इसका एक मॉलिक्यूल लिया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्योंकि हमने सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स DHAP बनाए, बाकी हमारे पास 12 में से अभी बाकी बचे हैं। DHAP के कुछ मॉलिक्यूल्स हमने अभी 1 मॉलिक्यूल इसका ले लिया, 1 मॉलिक्यूल इसका ले लिया, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, DHAP में भी 3 कार्बन 1 फॉस्फेट। अब हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट इस रिएक्शन का बना वो क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो अब मैंने सिंपली क्या किया, वो 3 उस 3 में ऐड कर दिए, 3 कार्बन 6 कार्बन, एक प्रोडक्ट बना दिया। 3 कार्बन में एक जगह फॉस्फेट था, वो यहाँ आ गया, दूसरे में यहाँ था, आपने इस मॉलिक्यूल को जस्ट उसमें ऐड कर दिया। तो अब आपने क्या किया, 3 कार्बन ऐड किया तो 6 कार्बन प्रोडक्ट बन गया। तो ये भी मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। अगर मैं उसका एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ, इसका एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो मेरे पास एक मॉलिक्यूल बन गया, और कितने का, 6 कार्बन का। अब हमें क्या देखना है, इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, हमने 1 मॉलिक्यूल का इक्वेशन सेट किया, एक्चुअल में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, अगर इसके 3 लिए तो इसके भी 3। अब 3 मॉलिक्यूल्स इसके, 3 मॉलिक्यूल्स इसके, तो आपके पास जो एंड प्रोडक्ट जो हमने बनाया है उसके भी कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 3। दिस इज फ्रक्टोज 1,6 फर्स्ट पोजीशन, 6th पोजीशन बिसफॉस्फेट। सो दैट मीन्स हमारे पास जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP इंटरैक्ट करेंगे तो आपके पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, और यहाँ पे जो एंजाइम होता है दैट इज एल्डोलेज। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज हमारे पास ये रिएक्शन आ गया। तो ये एक लर्न करने का एक ट्रिक आप रख सकते हो कि DHAP के जो रिएक्शन है उसमें हम एल्डोलेज यूज करते हैं C3 साइकिल में। तो अभी DHAP का पहला रिएक्शन हमने लिया, DHAP के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 5 में से हमने कितने यूज कर लिए, 3। तो अभी हम एक मेमोरी फ्रेम यहाँ बना सकते हैं कि इसमें से 3 मॉलिक्यूल्स हम ले चुके हैं, तो अब आपके पास 2 DHAP लेफ्ट हैं। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल्स हमने क्या बना दिए थे, DHAP, और साथ में अब हमने कितने मॉलिक्यूल्स यूज कर लिए, 3। ठीक है, तो अभी हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हम 2 बार यूज कर चुके हैं, DHAP का हमने 1 बार यूज किया है। आपके पास जो बन चुका है इंटरमीडिएट वो क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, 3 मॉलिक्यूल्स। इन द नेक्स्ट रिएक्शन 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे हमारे पास फॉस्फेट है। सो दिस इज फ्रक्टोज 1,6 bisphosphate. This will be converted to fructose 6 phosphate। इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन का फॉस्फेट हमने रिमूव कर दिया। अब आपके पास ये क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या किया, कार्बन उतने ही हैं आपके पास, तो अगर इसका एक 1 मॉलिक्यूल हमने लिया है तो इसका भी 1 मॉलिक्यूल बन रहा है। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट पोजीशन का फॉस्फेट है उसको रिमूव कर रहे हैं। जब हमने ऐड किया था विद द हेल्प ऑफ एटी तो हमने काइनेज यूज किया था। जब भी हम फॉस्फेट रिमूव करेंगे तो हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज जो होगा जब भी आप उसको यूज करोगे तो हमें साथ में वाटर यूज करना होता है। वाटर की प्रेजेंस में फॉस्फेटेज जो होता है वो रिमूव कर देता है फॉस्फेट। ठीक है, तो अब आपके पास ये रिएक्शन बन गया। अब हमने एक एक मॉलिक्यूल का शो किया कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का अगर एक मॉलिक्यूल था उसमें एक मॉलिक्यूल वाटर आपने ऐड किया,
एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट निकल गया और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बन गया। एक्चुअल में हमारे पास जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बने थे उसके कितने मॉलिक्यूल्स बने थे, हमने 3 मॉलिक्यूल्स बनाए थे। अब 3 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 1 मॉलिक्यूल के लिए आपने इक्वेशन सेट कर ली है, तो मेरे पास टोटल कितने थे एक्चुअली 3 मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के भी मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स। सो अब हमारे पास हम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना चुके हैं। सो रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज द एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो 3 मॉलिक्यूल्स बने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के, उसमें से 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज द एंड प्रोडक्ट। सिर्फ एक मॉलिक्यूल को हम एंड प्रोडक्ट लेंगे, बाकी 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास लेफ्ट हैं। जो रेस्ट 2 मॉलिक्यूल्स हैं they will be used in regeneration process। रीजनरेशन हमें किसका करना है, RUBP का। तो इस रिएक्शन में यहां तक हम कहेंगे हमारे पास क्या प्रोसेस कंप्लीट हो गया, रिडक्शन, जिसमें हमारे पास क्या बन गया, एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट हमने एक मॉलिक्यूल लिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, बाकी जो 2 मॉलिक्यूल्स बचते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के, अब हम लास्ट स्टेप हमने क्या करना है साइकिल का, रीजनरेशन प्रोसेस। तो नेक्स्ट जितने भी रिएक्शंस हम करेंगे वो किसमें है, रीजनरेशन में। इन द नेक्स्ट रिएक्शन फिर से हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को तो हमने स्टोर कर लिया एज एंड प्रोडक्ट, जो 2 मॉलिक्यूल्स इसके लेफ्ट हैं वो अब हमें यूज करने हैं। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 6 कार्बन आपने बना लिए, फॉस्फेट यहाँ अटैच्ड है, इट विल इंटरैक्ट विद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास कितने कार्बन शुगर है, 3 कार्बन शुगर है, तो हमने यहाँ शो कर दिया। अब अभी सपोज हम ले रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल इसका, तो 1 मॉलिक्यूल इसका, आपके पास अब सबस्ट्रेट साइड टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन इसके हैं और 3 कार्बन इसके हैं। दैट मीन्स मेरे पास कितने कार्बन हो गए टोटल, 9। सो अगर मैं यहाँ सीधा लिखती हूँ कि 9 कार्बन का प्रोडक्ट बन गया, तो हम क्या कह रहे हैं कि 6 कार्बन ये है, 3 कार्बन ये है, ऐड कर दिया, 9 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन गया। बट एक्चुअल में 9 कार्बन का मॉलिक्यूल नहीं बनता है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 1 विल बी ऑफ 5 कार्बन, क्योंकि 9 को आप स्प्लिट करोगे तो 4.5 तो हम नहीं ले सकते, हम 2 नंबर्स होल नंबर्स की फॉर्म में लेंगे। तो 5 कार्बन 4 कार्बन, 5 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनेगा, 4 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनेगा, तो इनका एक एक मॉलिक्यूल बनेगा। 6 और 3 9 ज्वाइन हो गया और उसके बाद वो फिर से टूट गए, एक 5 कार्बन का बन गया, एक 4 कार्बन का बन गया, तो आपके पास 1 and 1 मॉलिक्यूल आ गया। 5 कार्बन जो कंपाउंड है दैट इज एरिथ्रोज 5 फॉस्फेट। एरिथ्रोज इज 4 फॉस्फेट, तो आप यहाँ 4 कार्बन लिख लो, here 5 एंड ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। हमारे पास ये 2 शुगर्स बनती हैं, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। अगेन लर्निंग ट्रिक वही है, 4th पोजीशन पे फॉस्फेट है तो आपको याद रह जाएगा ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट है, 5 पोजीशन पे है, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड है। अब आपके पास अगर हमने 1 मॉलिक्यूल लिया था तो इनका भी 1 मॉलिक्यूल बना। हम एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है तो इसको ऐसे शो कर रहे हैं, 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या होगा, फॉस्फेट अटैच्ड होगा। और अगर ज़ाइलुलोज शो करेंगे तो 5 1 2 3 4 5 पे फॉस्फेट अटैच्ड होगा। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे 6 9 4 5 इज ऑल्सो 9, तो हमने इस तरह से कार्बन को डिवाइड किया। अब आपके पास अगर इनका 1 मॉलिक्यूल था, इक्वेशन ये सेट है। अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स लेती हूँ, क्योंकि हमने कहा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स बने थे, 3 में से 1 हमारा एंड प्रोडक्ट हो गया, तो बच के हमारे पास 2। वो 2 हमने यहाँ यूज किए, तो इसका मतलब सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स आपके पास एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के भी कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। सो अब हमने क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। सो अगेन हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, -2 और एक रिएक्शन हमने और कंसिडर कर लिया। यहाँ पे जो एंजाइम होता है दैट इज ट्रांसकीटोलेज। सो आप ये याद रख सकते हो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक रिएक्शन जो हमने किया था जिसमें से 5 DHAP बनाए थे, वहां हमने क्या यूज किया था, आइसोमरेज।
दूसरा था जिसमें हमने इसके साथ इंटरेक्ट करवाया था, किसको, DHAP को आपने बनाया था फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, वहां पे क्योंकि आपने DHAP को यूज किया तो वहां एंजाइम हो गया था एल्डोलेज। अब ये जो रिएक्शन है जिसमें हम 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं इसके, वहां हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, ट्रांसकीटोलेज। इन द नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट बना, क्योंकि हमारे पास इरिथ्रोज और जाइलुलोज बना है तो हम उसमें से इरिथ्रोज को यूज कर रहे हैं। इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, नाउ इट विल इंटरेक्ट विद DHAP। DHAP के कितने मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैं हमारे पास, 2। तो अगर हम अभी सिंपली शो कर रहे हैं कि हमने इसका 1 मॉलिक्यूल लिया और यहाँ पे हम DHAP का भी 1 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ठीक है, आप सिंपली हमें जहां भी DHAP यूज किया है, मैंने आपको पहले ही कहा, वहां पे हम कौन सा एंजाइम लेंगे, एल्डोलेज। तो इससे आप याद रख सकते हो DHAP के 2 ही रिएक्शन थे, दोनों रिएक्शन में एल्डोलेज हमने ले लिया। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ये DHAP है, ये इरिथ्रोज है, 3 कार्बन 4 कार्बन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास कितना कार्बन हो गया, 7 कार्बन। तो अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि मेरे पास यहाँ सीधा ये दोनों ऐड हो गए और कितने कार्बन का बन गया, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्योंकि उसमें भी फॉस्फेट था इसमें भी फॉस्फेट था, फर्स्ट पोजीशन पे और 7th पोजीशन पे, तो आपके पास बन गया सिडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। अगेन आप लर्न कर सकते हो इसको, सिडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट, फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट और नंबर क्या है, 7। तो इसका मतलब ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 7 कार्बन। जस्ट हमने क्या किया, उसको इसमें ऐड कर दिया, आपके पास 7 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब हमने इसका मॉलिक्यूल एक लिया था, इसका एक लिया था, एक इरिथ्रोज एक DHAP ऐड हो गया तो एक मॉलिक्यूल बना सिडोहेप्टुलोज का, तो सिंपली हम यहाँ ये लिख देंगे 1 मॉलिक्यूल। बट एक्चुअल में इरिथ्रोज के कितने मॉलिक्यूल्स बने थे, 2। तो हम सिंपली इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये भी 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल में भी हमारे पास DHAP के 2 ही मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैं, ये भी 2 ले लिए आपने। तो सिडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट के भी कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स। इन द नेक्स्ट रिएक्शन सिडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट जो हमारे पास बना, हम उसमें जस्ट फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1,7 बिसफॉस्फेट था, इसका मतलब फर्स्ट और 7th पोजीशन पे था। अगर हम इसको ड्रॉ करें, आपके पास कार्बन 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट पोजीशन एंड 7th पोजीशन पे हमारे पास क्या था, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 2 जगह पे फॉस्फेट था, बिसफॉस्फेट। अब हम फॉस्फेटेज इसमें यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन का फॉस्फोरस रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे फॉस्फेट रिमूव हो गया, किसकी प्रेजेंस में फॉस्फेटेज वर्क करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपके पास जब आपने फर्स्ट पोजीशन का फॉस्फेट निकाल दिया तो सिंपली बाकी तो आपके पास कंपाउंड सेम ही रहा, सिर्फ हमने फॉस्फेट रिमूव किया है, 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब 7th पोजीशन पे फॉस्फेट वैसा ही है, तो स्ट्रक्चर सब कुछ वैसा ही है। तो ये कंपाउंड हम सिंपली क्या कर देंगे, सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। 1,7 बिसफॉस्फेट से हमने सिंपली 7 फॉस्फेट बनाया, तो आपने सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव किया एक मॉलिक्यूल में से विद द हेल्प ऑफ 1 वाटर। अब क्योंकि हमारे पास सिडोहेप्टुलोज के कितने मॉलिक्यूल्स बने थे, ये रिएक्शन हमारा 1 के लिए हुआ, एक मॉलिक्यूल में से एक फॉस्फेट निकला, एक वाटर यूज किया, एक मॉलिक्यूल ये बन गया। बट एक्चुअल में हमारे पास सिडोहेप्टुलोज के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स वाटर यूज करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट निकलेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स ही सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज करेंगे, फॉस्फेटेज। इन द नेक्स्ट रिएक्शन सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट जो हमारे पास अभी 2 मॉलिक्यूल्स बने, 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन पे फॉस्फेट था। सो नेक्स्ट इज सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, it will interact with glyceraldehyde 3 phosphate. So let's check कि हमारे पास glyceraldehyde 3 phosphate के हमारे पास कितने रिएक्शन हो चुके थे, 5 मॉलिक्यूल्स DHAP के बन गए, 3 मॉलिक्यूल्स से फ्रक्टोज आगे बनाया गया था, 2 मॉलिक्यूल्स हमने नेक्स्ट रिएक्शन में यूज कर लिए थे। तो आपके पास 5 + 3 8 + 2 10, इसका मतलब कितने लेफ्ट है हमारे पास, 2। अब हमने glyceraldehyde 3 phosphate यूज कर लिया यहाँ पे, अभी के लिए हम शो कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस।
तो आपके पास अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का याद रखने का तरीका ये है कि इसके जो रिएक्शंस हैं उसमें हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, ट्रांसकीटोलेज। जहां DHAP यूज किया है वहां कौन सा यूज करेंगे, एल्डोलेज। जहां भी आप फॉस्फेट रिमूव कर रहे हो वहां फॉस्फेटेज, जहां भी फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं वहां काइनेज, जहां आइसोमर्स बन रहे हैं वहां आइसोमरेज। तो अभी तक के सारे एंजाइम्स बहुत इजी है लर्न करना। अब आपके पास सबस्ट्रेट साइड कितने कार्बन है टोटल, हमारे पास सिडोहैप्टुलोज 7 फॉस्फेट 7 कार्बन कंपाउंड है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है, तो टोटल कार्बन मेरे पास कितने हो गए, 10। अब या तो मैं ऐसे लिखती कि 10 कार्बन कंपाउंड बन गया, तो हम कह रहे हैं सिडोहैप्टुलोज प्लस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों ऐड हो गए तो 10 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनता। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये स्प्लिट कर जाता है और आपके पास 10 कार्बन कंपाउंड नहीं बनता है। मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ कि मेरे पास 5 कार्बन प्लस 5 कार्बन, 10 कार्बन जो है 7 और 3 जुड़े आपस में, अब जो बन गया वो टूट गया, 5 कार्बन 5 कार्बन, तो आपके पास 1 मॉलिक्यूल इन दोनों का बन जाएगा। दोनों 5 कार्बन जरूर हैं बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, मतलब 1 मॉलिक्यूल हम यहाँ शो करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, राइबोज 5 फॉस्फेट, और दूसरा हमारे पास बन जाएगा ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट हमारे पास पहले भी एक रिएक्शन में बना था। अब आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन ये हो गया, 1 मॉलिक्यूल इसका तो 1 मॉलिक्यूल इसका, तो आपके पास राइबोज और ज़ाइलुलोज का भी 1 मॉलिक्यूल बनेगा। बट सिडोहैप्टुलोज के हमारे पास एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2, और ग्लिसरल्डिहाइड के भी कितने लेंगे फिर 2, और एक्चुअल में भी हमारे पास 2 ही लेफ्ट थे। बाकी अब आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पूरा यूज हो गया, DHAP हमने पहले यूज कर लिया। अब आपके पास राइबोज के भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2, और ज़ाइलुलोज के भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2। तो आपके पास सिडोहैप्टुलोज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ इंटरेक्ट करेगा और राइबोज 5 फॉस्फेट और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना देगा। ये दोनों ही 5 कार्बन कंपाउंड्स हैं और 5th पोजीशन पे इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, दोनों में ही 5th पोजीशन पे हम शो करेंगे। तो अब आपके पास 2 डिफरेंट शुगर्स बन गए हैं। ज़ाइलुलोज हमारे पास पहले भी बना था, एरिथ्रोज को हम यूज कर चुके हैं, जो अभी तक हमारे पास बच गया था वो ज़ाइलुलोज था। पहले भी 2 मॉलिक्यूल्स बने थे और अभी भी 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे पास ज़ाइलुलोज के पहले वाले रिएक्शन के भी अगर हम ऐड कर दें तो ज़ाइलुलोज के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए टोटल हमारे पास जो अनयूज्ड है अभी तक, 4। ठीक है, अब हमारे पास राइबोज के 2 मॉलिक्यूल्स और ज़ाइलुलोज के 4 मॉलिक्यूल्स, ये अभी तक अनयूज्ड बचे हैं। बाकी हमने सब कुछ यूज कर लिया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के भी सारे मॉलिक्यूल्स यूज कर लिए और DHAP के भी सारे मॉलिक्यूल्स यूज्ड हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, हम ऐसे शो कर सकते हैं कि हमारे पास जो राइबोज है 3 4 5, राइबोज के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, राइबोज 5 फॉस्फेट जो है दैट विल बी कन्वर्टेड टू रिबुलोज 5 फॉस्फेट। 5th पोजीशन पे ही फॉस्फेट है, ये भी 5 कार्बन है, ये भी 5 कार्बन है, तो सिंपली इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे और जो एंजाइम होता है दैट इज एपिमेरेज। सो सम बुक सेज कि राइबोज पहले कन्वर्ट होगा रिबुलोज 5 फॉस्फेट में, और इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि राइबोज की जगह मैं लिख सकती हूँ जो 4 मॉलिक्यूल्स थे ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट भी आप शो कर सकते हो कि वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, रिबुलोज में। कुछ बुक्स ऐसे कहती हैं कि जो ज़ाइलुलोज बनता है वो पहले राइबोज में कन्वर्ट होता है, फिर राइबोज हैं आगे रिबुलोज में कन्वर्ट होते हैं। तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता क्योंकि एंजाइम हमें एपिमेरेज ही यूज करना है। तो हमारे पास जो ज़ाइलुलोज है और राइबोज है वो पहले आपस में इंटर कन्वर्जन शो करें या डायरेक्टली रिबुलोज बना दें, अल्टीमेटली हमें बनाना रिबुलोज 5 फॉस्फेट है। तो आप चाहे अलग से रिएक्शन शो कर सकते हो कि राइबोज अलग से कन्वर्ट हुआ रिबुलोज में, ज़ाइलुलोज अलग से कन्वर्ट हुआ रिबुलोज में, या हम ये शो कर सकते हैं कि ज़ाइलुलोज कन्वर्ट हो गया राइबोज में, राइबोज फिर कन्वर्ट हुआ रिबुलोज में। अल्टीमेटली कोई भी रिएक्शन हुआ हमें बनाना क्या है, रिबुलोज 5 फॉस्फेट। तो अब मेरे पास राइबोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स थे, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स थे। तो बेसिकली कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे रिबुलोज के, टोटल 6, 2 + 4, 2 मॉलिक्यूल्स राइबोज और 4 मॉलिक्यूल्स ज़ाइलुलोज। क्योंकि सबका स्ट्रक्चरल चेंजेस बाकी डिफरेंस हो सकते हैं लेकिन कार्बन सब में सेम है, फॉस्फेट सेम है, तो आपके पास जस्ट कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अदरवाइज मॉलिक्यूल्स तो आपके पास वैसे ही आ जाएंगे। अगर वो 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ भी 6 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कार्बन सेम है। तो अब अल्टीमेटली हमने क्या बना लिया, रिबुलोज 5 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स बन गए हमारे पास, 6 मॉलिक्यूल्स।
सो नाउ द लास्ट रिएक्शन जिसमें हमारे पास जो रिबुलोज 5 फॉस्फेट बन चुका है, 1 2 3 4 5, दिस इज ribulose 5 phosphate. It will be converted to ribulose 1,5 bis phosphate. इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे भी ऐड हो जाएगा फॉस्फेट और फिफ्थ पोजीशन पे तो ऑलरेडी था। अब हमें क्योंकि रिबुलोज 5 फॉस्फेट का अगर एक मॉलिक्यूल में यूज करती हूँ तो उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए मुझे एक एटीपी यूज करना पड़ेगा, राइट? जहां भी हम एटीपी यूज करते हैं और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे हैं वहां कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? काइनेज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो अब मेरे को अगर एक मॉलिक्यूल रिबुलोज 5 फॉस्फेट में एक मॉलिक्यूल एटीपी अगर ऐड करना है मुझे, तो सिंपली आगे क्या बनेगा? एक मॉलिक्यूल रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट का। बट एक्चुअल में आपके पास रिबुलोज 5 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं? टोटल बनाए हैं 6। दैट मीन्स एटीपी भी कितने यूज किए जाएंगे? 6। और दैट मीन्स रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स बनाएंगे हम? फिर से 6। नाउ रिकॉल, जब हमने कार्बोक्सिलेशन स्टेप किया था तो हमने CO2 6 लिया था, वाटर 6 लिया था और हमने स्टार्ट RUBP के कितने मॉलिक्यूल से किया था? 6। तो हमने वही 6 मॉलिक्यूल्स फिर से रीजनरेट कर लिए। दैट मीन्स दिस कंप्लीट्स आवर रीजनरेशन स्टेप। अब हमने जब RUBP बना लिया, दिस इज RUBP के अगर 6 मॉलिक्यूल्स फिर से बना लिए तो दैट मीन्स हमारा रीजनरेशन स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ विल मेक द कंप्लीट साइकिल। फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था RUBP, कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे हमने? 6। RUBP से हमने अल्टीमेटली फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट बनाया था, तो हमने 6 मॉलिक्यूल CO2 और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। अल्टीमेटली हमने क्या बनाया? फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट हमने बनाया था 3PGA और उसके कितने मॉलिक्यूल्स बनाए थे? 12, क्योंकि वो 6 कार्बन हमारे पास सबस्ट्रेट साइड हो रहा था। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 3PGA थर्ड पोजीशन पे है। कितने मॉलिक्यूल्स बन के? 12। अब 3PGA से हमने बनाया था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कार्बन सेम है तो मॉलिक्यूल्स इसके भी कितने रहेंगे? 12। नाउ यहाँ पे हमने एक फॉस्फेट ऐड किया, तो इसका मतलब कौन सा एंजाइम यूज किया है? काइनेज। और यहाँ हम क्या शो कर सकते हैं? यूज ऑफ ATP। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे? 12। हम सेम जो रिएक्शन अभी हमने किया उसको एक साइकिल फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बन गए हैं? 12। 12 ATP यहाँ यूज हो जाएंगे क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही ATP यूज करेंगे। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आगे रिडक्शन होता था, हमारे पास बनता था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स? 12। और यहाँ रिडक्शन प्रोसेस के लिए हम क्या यूज करते थे? NADPH2। तो आपके पास NADP पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, आपके पास 12 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बन गए। अब हमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बहुत सारे रिएक्शन शो करने हैं। फर्स्ट रिएक्शन हम ये शो करते हैं कि वो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज या फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज, हम दोनों ही लिख सकते हैं। आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में उसने क्या बनाया था? DHAP। ठीक है, ये आइसोमर है। अब कितने मॉलिक्यूल्स बनाए थे इसने? 5 मॉलिक्यूल्स बनाए थे DHAP के। देन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स और DHAP के 3 मॉलिक्यूल्स, इसके भी 3, इसके भी 3, इंटरैक्ट करके क्या बनाते थे? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और कितने मॉलिक्यूल्स इसके बने थे? 3। फ्रक्टोज, हाँ, जहां भी DHAP हम यूज करेंगे वहां एंजाइम कौन सा लिखेंगे? एल्डोलेज। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से हमारे पास बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और क्योंकि हमने 1,6 बिस फॉस्फेट से 6 फॉस्फेट बनाया तो यहाँ पे सिंपली हम रिमूवल ऑफ फॉस्फेट शो कर देंगे और एडिशन ऑफ वाटर, क्योंकि आपने 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स ही वाटर ऐड करेंगे, तो आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बनेंगे। इसमें से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल क्या हो गया? हमारा एंड प्रोडक्ट। बट जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो हम किसके साथ इंटरेक्ट करवाएंगे आप? क्योंकि 3 में से आपके पास कितना बच गया? 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ जहां आपने फॉस्फेट रिमूव किया ऑब्वियसली वहां जो एंजाइम यूज होगा दैट विल बी फॉस्फेटेज।
ठीक है, अब हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल हमने रख लिया एज एंड प्रोडक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब आपके पास 3 में से कितने मॉलिक्यूल्स बच गए हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। नाउ दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल इंटरैक्ट विद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल्स इसके बचे थे, 2 मॉलिक्यूल्स ही इसके यूज करेंगे। जहां पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का रिएक्शन होता है वहां हमने एंजाइम लिखा था ट्रांसकीटोलेज, और अब इसके बाद आपके पास दो चीजें बनती थी, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों बनते थे। कितने कितने मॉलिक्यूल्स इनके बने? 2 and 2, क्योंकि इसके भी 2 और उसके भी 2 आपने यूज किए। अब एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट इंटरैक्ट करता था किसके साथ? DHAP, क्योंकि DHAP के 5 में से 3 हमने यूज किए, बट अभी भी 2 मॉलिक्यूल्स इसके लेफ्ट हैं, तो डॉटेड फॉर्म में मैं यहाँ ये शो कर रही हूँ दैट DHAP के 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और जहां DHAP का रिएक्शन होता है वहां एंजाइम हम कौन सा लिख लेंगे? एल्डोलेज। अब एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और DHAP इंटरैक्ट करके 7 कार्बन कंपाउंड बना देता था, जिसको हम कहते हैं सिडोहैप्टुलोज 1,7 बिस फॉस्फेट, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू सिडोहैप्टुलोज 7 फॉस्फेट। अब 1,7 बिस फॉस्फेट से 7 फॉस्फेट बनाया, अगेन किसकी प्रेजेंस में? देखो इसके मॉलिक्यूल्स भी कितने बनेंगे? 2, इसके भी 2, यहाँ पे वाटर हम यूज करेंगे 2, तो आपके पास यहाँ फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे, वो भी 2। अब आपके पास सिडोहैप्टुलोज 7 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। दीज 2 मॉलिक्यूल्स विल इंटरैक्ट विद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो आप ये रिएक्शन इसका किसके साथ करवा रहे हो? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ। जहां भी अगेन ग्लिसरल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, फिर वहां फिर से कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? ट्रांसकीटोलेज। जहां आप वाटर यूज कर रहे हो, फॉस्फेट रिमूव कर रहे हो, वहां कौन सा एंजाइम हमने यूज कर लिया? फॉस्फेटेज। अब ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में सिडोहैप्टुलोज और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो फिर से क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा ज़ाइलुलोज, तो हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं 2+2। दूसरा उसने क्या बनाया था? राइबोज 5 फॉस्फेट, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स। तो अब हमारे पास सब चीजें हमने यूज कर ली हैं, एरिथ्रोज भी यूज हो चुका है, सिर्फ ज़ाइलुलोज हमारे पास अनयूज्ड बचा है और राइबोज बचा है। ठीक है, अब ज़ाइलुलोज मैंने आपको कहा था, कुछ बुक्स ये कहते हैं कि ज़ाइलुलोज पहले कन्वर्ट होता है राइबोज में, मतलब मैं 4 मॉलिक्यूल्स इसके यहाँ शो कर सकती हूँ, तो 2+4 हम लिख देंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि ज़ाइलुलोज डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें? रिबुलोज 5 फॉस्फेट में, और राइबोज भी रिबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर 2+4 है तब भी आप 2+4 यहाँ पे रिबुलोज शो करोगे, या 4 मॉलिक्यूल्स ज़ाइलुलोज के इसमें कन्वर्ट हुए, 2 मॉलिक्यूल्स इसमें कन्वर्ट हुए, तो अल्टीमेटली ये भी आपके पास कितने बनेंगे? 6। रिबुलोज 5 फॉस्फेट से हमें रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बनाना है। 6 मॉलिक्यूल्स इसके 6 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, पर हमें ऐड क्या करना है? यहाँ सिर्फ 5th पोजीशन पे फॉस्फेट है, यहाँ हमें 1st पोजीशन पे भी फॉस्फेट चाहिए, तो हमें ATP यूज करना पड़ेगा। जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही ATP, सो 6 ATP से 6 ADP बन जाएंगे, और जहां आप ये यूज करोगे वहां ऑब्वियसली काइनेज। और ये जो रिएक्शन थे कि ज़ाइलुलोज रिबुलोज बनाएगा, या ज़ाइलुलोज राइबोज बनाएगा, या राइबोज रिबुलोज बनाएगा, सभी में कौन सा एंजाइम हम यूज करते हैं? एपिमेरेज। ये सब शुगर्स हैं, तो आप ये शो कर सकते हो कि एक कोई भी शुगर किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है, बस अल्टीमेटली हमें रिबुलोज 5 फॉस्फेट चाहिए। सो अभी तक हमने जितने रिएक्शंस किए उसको हम एक साइकिल की फॉर्म में ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ये साइकिल में वो जो पहले रिएक्शंस किए जस्ट अंडरस्टैंडिंग था, जिससे आपको क्लियर हो कि कौन से मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है। एक तो आपको एंजाइम्स इस तरह से याद रखने हैं कि आप भूलो ना, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो एंजाइम्स हैं ट्रांसकीटोलेज, और आपके पास DHAP के जो एंजाइम है दैट इज एल्डोलेज। जहां भी फॉस्फेट रिमूव करेंगे फॉस्फेटेज, जहां भी फॉस्फेट ऐड करेंगे वहां काइनेज, जहां शुगर्स एक दूसरे में चेंज हो रही हैं वहां सारे एपिमेरेजेस। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन था जिसमें रिबुस को यूज किया। बाकी ये सारा प्रोसेस जहां तक हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया रिडक्शन है, और इसके बाद जितने भी स्टेप्स हैं सारे दे आर इंक्लूडेड इन द रीजनरेशन प्रोसेस। अब आपको
इस केस में RUBP रीजनरेट हो रहा है, जो एक आप बाहर से सोर्स ले रहे हो जो रीजनरेट नहीं कर रहे हो वो है CO2, और CO2 के बाद एक एंड प्रोडक्ट जो बन रहा है जिसको हम अलग से निकाल रहे हैं वो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इस पूरे साइकिल में जब आपने 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 से स्टार्ट किया तो आपने एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बनाया। अब हमें इस पूरे साइकिल का ओवरऑल इक्वेशन लिखना है कि आपने क्या क्या चीजें यूज की और अल्टीमेटली आपने क्या प्रोड्यूस किया है। आपने एसिमिलेटरी पावर 3 जगह यूज की है। आपने यहाँ पे ATP यूज किया, यहाँ 12 मॉलिक्यूल्स NADPH2 यूज किया और फिर से यहाँ पे ATP यूज किया। तो 3 प्लेसेस पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एसिमिलेटरी पावर। सो नेट इक्वेशन अगर हम C3 साइकिल का लिखें तो क्या बनेगा आपके पास, 6 CO2 से हमने स्टार्ट किया, 11 वाटर मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए इन टोटल, और हमने ATP 2 जगह यूज किया था, एक बार हमने 6 मॉलिक्यूल्स, एक बार 12, तो टोटल आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 18 ATP, और NADPH2 हमने एक ही जगह यूज किया है, 12 NADPH2। This will be converted to fructose 6 phosphate, या सिंपली हम फ्रक्टोज भी लिख सकते हैं, 18 ADP शो कर देंगे प्लस 12 NADP पॉजिटिव। हमारे पास 18 ATP क्यों आया, क्योंकि हमने एक जगह जब आपने 3 PGA से 1,3 bis PGA बनाया था तब आपने 12 मॉलिक्यूल्स ATP यूज किए थे, प्लस 6 ATP हमने कहाँ यूज किया, जब हमने रिबुलोज 5 फॉस्फेट से रिबुलोज 1,5 bis फॉस्फेट बनाया। NADPH2 आपने एक ही जगह यूज किया जब हमने 1,3 bis PGA से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाया था। और 11 वाटर हमने कहाँ यूज किया, आपने 6 वाटर मॉलिक्यूल्स तो पहले स्टेप में यूज कर लिया था कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में, देन हमने 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के तब यूज किए जब फ्रक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया था। और उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स कब यूज किए, जब हमने क्या किया था, सिडोहेप्टुलोज 1,7 bis फॉस्फेट से सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बनाया था। तो आपके पास 6, 3, 9 to 11 वाटर मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए। RUBP अगर हम लिखते हैं तो हमें इस साइड भी लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में CO2 के साथ रिएक्शन किया और अल्टीमेटली रीजनरेशन में भी RUBP आपने बनाया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको ओमिट कर दिया जाता है, बट अगर लिखा है तो आपको दोनों साइड लिखना होगा। यहाँ भी RUBP यूज भी किया हमने और साथ साथ हमने उसको रीजनरेट भी किया, तो हम इसको यहाँ भी लिखेंगे, इसलिए दोनों साइड लिखने से बेटर होता है कि हम उसको नहीं कंसीडर करते हैं। ओवरऑल आपके पास इक्वेशन ये है। अब इससे मैं एक बात कह सकती हूँ कि एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज बनाने के लिए कितनी एसिमिलेटरी पावर यूज किया गया, 18 ATP और 12 NADPH2। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, 6 CO2 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने के लिए कितना एसिमिलेटरी पावर यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 6 CO2 को फिक्स करने के लिए कितना ATP, 18 ATP और 12 NADPH2, या मैं इसे ऐसे भी कह सकती हूं कि 1 फ्रक्टोज बनाने के लिए कितना, सेम, एक फ्रक्टोज बनाने के लिए या 6 CO2 को फिक्स करने के लिए हमने सेम बनाया। अब कई बार क्वेश्चन आपको CO2 की टर्म्स में इस तरह से भी आता है कि 6 CO2 की जगह 1 CO2 दिया है, तो हम सिंपली इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। CO2 अगर मुझे 6 दिया है तो ATP कितने यूज किए हमने, 18, और NADPH2 कितने यूज किए हमने, 12। अब CO2 अगर मुझे 1 दिया है तो सिंपली 1 कब आएगा, जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे। तो सारी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर लो, अगर ये 1 है तो ऑब्वियसली ये 3 हो जाएगा और ये कितने हो जाएंगे, 2। सो ये आपके पास ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए और 2 NADPH2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, बस आपने ये याद रखना है। अब मुझे कितने भी CO2 पूछे हों, 12 CO2 को फिक्स करने के लिए कितने चाहिए, अगर आपको 1 CO2 का पता है कि इतने चाहिए तो आप 12 मल्टीप्लाई कर लो, 6 CO2 के लिए, 9 CO2 के लिए, आपसे कितने भी पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी CO2 पूछे हों आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आपने याद रखना है कि 1 CO2 के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 हमें चाहिए। सो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको C3 साइकिल से पूछे जा सकते हैं। C3 साइकिल का ये ओवरऑल साइकिल विद नेट इक्वेशन हमने कर लिया है। C3 साइकिल को हम RPP भी कहते हैं, मींस रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्यों हमने इसको कहा, क्योंकि बेसिकली पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर कौन सी है, RUBP, पेंटोज फॉस्फेट, क्योंकि RUBP में फॉस्फेट भी है, तो हम पेंटोज फॉस्फेट का रिडक्शन कर रहे हैं, अल्टीमेटली रिडक्टिव पूरा पाथवे चल रहा है, इसलिए हम इसको रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। अब ये पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस एंडरगोनिक रिएक्शन है या एक्सर्गोनिक, मींस
एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, मतलब वो एनर्जी लेता है या वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली वो एसिमिलेटरी पावर की फॉर्म में एनर्जी यूज कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो C3 साइकिल है इट इज एंडरगोनिक रिएक्शन, जो एनर्जी यूज कर रहा है, या एंडोथर्मिक हम इसे कह सकते हैं। बाकी वो रिडक्टिव पाथवे तो है ही, वो एनर्जी को यूज कर रहा है, इसलिए हम एंडरगोनिक या एंडोथर्मिक कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई कि वो रिडक्टिव है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कैटाबॉलिक है एनाबॉलिक। तो बेसिकली हम एक एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन नहीं कर रहे किसी चीज का, तो हम यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम इसको कैसा पाथवे कहेंगे, एनाबॉलिक। सो ये रिडक्टिव है, एनाबॉलिक है और एंडरगोनिक है, और इसे हम रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कह सकते हैं। समटाइम्स आपको यही इक्वेशन इस तरह से पूछा जाता है कि अगर एंड प्रोडक्ट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं है, सपोज हम फोटोसिंथेसिस का साइकिल चला रहे हैं और एंड प्रोडक्ट आपको दिया है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो यही सेम इक्वेशन, साइकिल वही रहेगा। सेम इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा इसमें, अगर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड प्रोडक्ट है, फ्रक्टोज 6 कार्बन का था तो हमने 6 CO2 से स्टार्ट किया था। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो हमें कितने CO2 से स्टार्ट करना है, फिर हमें 3 से। वाटर साइकिल में कैलकुलेट किए गए 5 हो जाते हैं। अगर 3 CO2 दिए हैं तो ऑब्वियसली आपके पास ATP और NADPH2 चेंज हो जाएगा। आपको पता है 1 CO2 के लिए 3 ATP चाहिए होता है, 2 NADPH2 चाहिए होता है। ठीक है, अब आपको मैं कह रही हूँ कि आपने 3 CO2 के लिए निकालना है, तो सिंपली 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 9 और यहाँ 6, दैट मीन्स हम 9 ATP और 6 NADPH2 यूज करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन आपका ये बन जाएगा 3 CO2 5 वाटर 9 ATP 6 NADPH2 विल गिव यू 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंड प्रोडक्ट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो आपके पास 9 ही ADP बन जाएंगे और 6 NADP पॉजिटिव। RUBP आप दोनों साइड शो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो फोटोसिंथेसिस में वैसे तो हम फ्रक्टोज को ही मानते हैं एंड प्रोडक्ट, समटाइम्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में शो किया होता है। अगर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड प्रोडक्ट है, साइकिल सेम, सब कुछ वैसा ही रहेगा, सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपके पास ओवरऑल इक्वेशन अब ये बन जाएगा। उसमें भी मोस्टली आपके पास वाटर के बारे में नहीं पूछा होता, जनरली आपको जो पूछा होता है वो ये कि अगर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड प्रोडक्ट है, कितने CO2 से स्टार्ट करेंगे, कितने ATP, कितने NADPH2, वो आपको ओवरऑल इक्वेशन लिखना होता है। तो ये भी एक ओवरऑल इक्वेशन है जिसमें हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का, तो इक्वेशन ये बन जाएगा। अब ये C3 साइकिल हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि प्लांट्स जिसमें C3 साइकिल चलता है उन्हें हम कहते हैं C3 प्लांट्स, बट आपको इस C3 प्लांट्स का कुछ एक्सेप्शन या कुछ मॉडिफिकेशंस मिलती हैं अलग अलग टाइप के प्लांट्स में। सो नेक्स्ट डिफरेंट पाथवेज हम करेंगे, C4 पाथवे, C2 पाथवे, CAM पाथवे, इसी तरह से जैसे हमने C3 साइकिल किया है।